अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लेक्चर स्टार्ट हो गया हमारा ऑनलाइन। जहाँ से छोड़ा था हमने वहाँ से मैं थोड़ा सा आपको पीछे से रिवाइज़ करवा देती हूँ। पहले स्कूल ऑफ थॉट्स हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ। इसमें साइकोलॉजी की हमने डेफिनेशंस पहले पढ़ी हैं, फिर हमने साइंटिफिक पर्सपेक्टिव और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उसका देखा। उसके बाद हमने इसके अंदर सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो पढ़े। स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं उसके अंदर 6 मेन स्कूल्स जो हैं वो अभी तक हमने कर लिए थे। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस और कॉग्निटिव अप्रोचेस। जो कॉग्निटिव अप्रोचेस हैं उसके अंदर ही मैंने आपको गेस्टॉट का भी थोड़ा सा करवाया था। तो कॉग्निटिव या गेस्टॉट एक ही उसके लिए यूज़ होती हैं टर्म्स। तो यहाँ तक हमने ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस जो है वहाँ से मैं थोड़ा सा रिवाइज आगे करवा देती हूँ। साइको एनालिसिस के अंदर सिगमंड फ्रॉइड के हमने आइडियाज़ पढ़े थे कि ब्रेन या पर्सनैलिटी जो है उसकी डायनामिक्स क्या होती है, उसके अंदर फोर्सेज ईगो सुपर ईगो क्या होती हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्या होता है। अगला हमने करना था ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस। उसमें मैंने आपको 2 मेन कंट्रीब्यूटर्स की डिटेल करवाई थी, मैस्लो की और रॉजर्स की। मैस्लो जो है वो नीड्स पर बेसिकली फोकस करता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स ह्यूमन बीइंग में होती हैं। जो प्राइमरी नीड्स होती हैं वो अगर फुलफ़िल हो जाती हैं तो फिर ये पर्सन सेकेंडरी नीड्स तक पहुंच पाता है, वरना जो उसकी लाइफ है वो सारी प्राइमरी नीड्स को अचीव करने में ही गुजर जाती है, जिसमें उसकी बेसिक गोल्स आ जाते हैं जो उसकी ज़िंदा रहने के लिए उसको ज़रूरी होती हैं, जैसे फीडिंग है उसकी और सिक्योरिटी उसकी कोई जॉब वगैरह या जो भी। जो कार्ल रॉजर्स जो है मैस्लो के साथ ही एक इम्पॉर्टेंट और कंट्रीब्यूटर जो है वो कार्ल रॉजर्स का, उसका भी मैंने आपको बता दिया था थोड़ा सा कि उसने एक CCT थेरेपी दी थी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, जो क्लाइंट ओरिएंटेड थेरेपी थी, जिसमें क्लाइंट जो है वो अपनी पूरी स्टोरी, अपना प्रॉब्लम जो है वो रिवील कर रहा होता है और जो थेरेपिस्ट है वो इंतहाई तवज्जो से और गौर से उसकी बात जो है उसको सुन रहा होता है। जो ही वो बता रहा होता है अपना प्रॉब्लम, तो फिर बताते बताते ही उसको अपना प्रॉब्लम जो है उसके अंदर उसको समझ आना शुरू हो जाती है कि कहाँ वो उसकी थिंकिंग में फॉल्ट है और कैसे वो अपने इस प्रॉब्लम को खुद से डील कर सकता है। तो बेसिकली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ये पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी होती है उनके अंदर ये कि वो सेल्फली मैनेज कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। अगर वो उनके अंदर जो है वो ये पावर इंक्रीज़ कर दी जाए, उनके अंदर इन्हेंस कर दी जाए ये वाली पावर कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सेल्फली अंडरस्टैंड कर सकें। उनको इन्वायरमेंट ऐसी दी जाए जिसमें उनको भरपूर तरीके से तवज्जो और अटेंशन देकर उनकी बात सुनी जाए, तो वो अपनी बात बताते हुए खुद ही अपने आप का जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनको पता चल जाता है कि उनकी थिंकिंग में कहाँ पर फॉल्ट था। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती कि था ये एक जो है साइको एनालिसिस थोड़ी ओल्ड अप्रोच थी, क्लासिक थी, लेकिन इसने भी बहुत सारी रिसर्चेज जो हैं उसको इंटीमेट किया। लेकिन ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच थी इसने बहुत ज़्यादा जो है वो इंसान जो है उसको बेसिकली उसको उसके लेवल को जो है वो अबव किया, यानी इन्हेंस किया इंसान के लेवल को। कहा कि इंसान जो है वो खुद ही अपने प्रॉब्लम्स जो हैं उसको डील करने के काबिल हो सकता है अगर उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट दी जाए। लेकिन इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट पे भी इन्होंने जोर दिया। तो स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है इसके अंदर जो इसका इन्फ्लुएंस था, इम्पैक्ट था, वो क्या था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का, कि इंडिविजुअल हैज़ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, यानी इंडिविजुअल जो है वो अपनी खुद ही मेंटल स्टेट को या अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको खुद कंट्रोल कर सकता है और डिटरमिन कर सकता है कि उसकी मेंटल हेल्थ के पीछे क्या जो हैज़र्ड्स थे वो क्या थे। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो प्ले करती है और कहती है कि इन्वायरमेंट जो है वो उसका भी एक प्रॉपर रोल है हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर। अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं होती तो इससे फॉल्ट थिंकिंग अराइज होती है और जो हमें जो है वो प्रॉब्लम्स में धकेल देती है। तो इस वजह से हेल्दी इन्वायरमेंट जो है पर्सन की वो ज़रूरी है। इन्वायरमेंट उसकी सोच को इम्पैक्ट कर रही होती है। तो नॉर्मल जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी एबिलिटीज़ को और पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का। यानी बेसिकली ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ये कहते थे कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ही अपनी जो डेस्टिनी है उसको डिटरमिन करने के काबिल हो सकते हैं। उन्हें ही पता होता है कि उनको कहाँ कोई लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हुआ है और कैसे उनके इस प्रॉब्लम को वो अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आखिरी वाली इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। मैंने पीछे आपको कहीं दरमियान में गेस्टॉल्ट के नाम से ये करवाई थी। ये तकरीबन वही अप्रोच है जो पीछे हम कर चुके हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर कॉग्निशंस जो है इंडिविजुअल के उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन बींग जो है जब भी किसी सिचुएशन या प्रॉब्लम का शिकार होते हैं या किसी टेस्ट सिचुएशन में होते हैं तो उनके ब्रेन स्कैन कर लेते हैं उस सिचुएशन को, फ़ौरन प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उनके अंदर थिंकिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है और वो सोचते हैं चीज़ों को और फिर वो रिएक्ट करते हैं। तो गेस्टॉल स्कूल भी इसी के अंदर ही शामिल है। गेस्टॉल मैंने आपको बताया था हॉलिस्टिक पैटर्न होता है, किसी भी चीज़ को व्यू करने के लिए उसके प्रॉपर बैकग्राउंड में जाके उस ऑब्जेक्ट को व्यू करना जो है वो गेस्टॉल कहलाता है। ये जर्मन का वर्ड है लफ्ज़।
इसके जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे वो मैंने आपको बताया था, मैक्स वर्दाइमर वगैरह। एक लेक्चर में मैंने आपको ये गेस्टॉल्ट का करा दिया था पहले ही। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जो है बेसिकली वो भी एक तरह से डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी है और कॉग्निटिव की एक सब ब्रांच के तौर पर ही ये सामने आती है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमने शुरू करना है अगला। ये स्कूल्स एंड हो गए हमारे 6 मेजर स्कूल्स जो हमने कर लिए, थोड़े थोड़े आपने टच करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन वाला, के एप्लीकेबिलिटी क्या है, किन किन फील्ड्स में अप्लाई होती है साइकोलॉजी, ये अभी हमने करना है। अगला जो एरियाज़ वाला क्वेश्चन है ये वाला भी डिटेल क्वेश्चन, डिटेल में तो कम आता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कम आता है, ये भी शॉर्ट के लिए ही आपने इसको भी प्रिपेयर करना है। एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी, एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन में बताया हुआ इन्होंने कि कौन कौन से एरियाज़ में साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स या साइकोलॉजी जो है वो हम किन किन एरियाज़ में इसके रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी बेसिकली आपको पता ही है इसकी डेफिनेशन के साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो माइंड एंड बिहेवियर की बात आती है और ये पूरी जो यूनिवर्स है या पूरी वर्ल्ड जो है वो इंसान के गिर्द ही घूमती है। तो इसलिए हर चीज़ में, हर शोबाजात जो है, हर मेन जो सब फील्ड है उसके अंदर साइकोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो मेजर इसके जो एरियाज़ हैं आपने छोटी छोटी बस मेन 2-3 लाइनों की हर कैटेगरी के अंदर डिस्क्रिप्शन जो है वो डालनी है। सबसे पहला इसमें एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है क्लिनिकल साइकोलॉजी का। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो डील किस चीज़ को करती है बेसिकली। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो होते हैं जो अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्लिनिकल में 2 या 3 साल क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर 2 या 3 साल का फिर वो स्पेशलाइज मज़ीद करके तो सर्टिफिकेट लेते हैं और फिर वो अपना क्लिनिक खोल सकते हैं जहाँ पर वो पेशेंट्स को डील करते हैं, जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं उनको, जिनको कोई मेंटल प्रॉब्लम होता है। वो किस किस्म का मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को सीवियर है, कम सीवियर है, क्या है उसकी बेसिक वजूहत हैं, कॉजेज़ या एटियोलॉजी क्या है, उनकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है, उनके क्या फैक्टर्स जो है उनको किस तरह एक्सप्लोर किया जाना है। तो ये सारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंडर ही आता है कि वो डायग्नोस करता है प्रॉब्लम्स को, उनकी ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड करता है, मेडिकेशन भी दे सकता है, साथ साथ तो थेरेपीज भी रिकमेंड करता है। अगला है काउंसलिंग। काउंसलिंग भी क्लिनिकल की तरह ही होती है लेकिन इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी एबनॉर्मल साइड पर जाती है और जहाँ इंसानों के रवैये एबनॉर्मल होते हैं तो उसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं, क्यों हो रहे हैं एबनॉर्मल, ये डिटरमिन करना होता है। जबकि काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर नॉर्मल रूटीन लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं एडजस्टमेंट के अंदर अपनी लाइफ के, जैसे मैरिड जो कपल है कोई, उसको कोई प्रॉब्लम हो गए या कोई बच्चों के पेरेंट्स साथ इश्यूज़ हैं, तो इस तरह के जो रूटीन लाइफ मैटर्स होते हैं जो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो स्टडी की जाते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जैसे कि नाम से भी है डेवलपमेंट, तो इसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस के हवाले से होता है कि इंसान जो है जैसे जो ही बच्चा पैदा होता है तो न्यूली बॉर्न बेबी इन्फेंट जो होता है उसकी और तरह की नीड्स और डिमांड्स होती हैं, और जब ज़रा और बड़ा होता है तो उसकी और तरह की नीड्स हो जाती हैं। तो किस स्टेज के ऊपर क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरह उसकी तरबियत प्रॉपर करनी है, कैसे ब्रॉटअप करना चाहिए, और किस स्टेज के ऊपर क्या क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट है, एडल्टहुड में क्या होता है, चाइल्डहुड में क्या होता है, ठीक है, टीन एज में क्या होता है, फिर ओल्ड एज में क्या होता है। तो ये सारी हर स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एरिया है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एजुकेशन के हवाले से है कि जो एजुकेशन का फील्ड है उसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स कैसे लाई जा सकती हैं, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स को कैसे हम मज़ीद बेटर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स जो हैं सब्जेक्ट चूज़ करने के हवाले से, याद मेमोराइज़ करने के हवाले से चीज़ों को, सिलेबस उनका आउटलाइन क्या होनी चाहिए, उनका पेपर का पैटर्न क्या हो, और उनकी कोऑर्डिनेशन टीचर्स के साथ कैसे बेहतर की जा सकती है, लर्निंग स्किल्स कैसे इंप्रूव की जा सकती हैं, ये सारी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर ही हम पढ़ते हैं। अगला है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल जो है ये फोकस करती है रिलेशनशिप को पीपल और उनकी जो फिजिकल इन्वायरमेंट जिसमें वो रह रहे हैं उसके साथ। जो पीपल हेल्दी इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होते, यानी जो एडजस्ट हो रहे होते हैं अपनी इन्वायरमेंट में प्रॉपर, वो डील कर लेते हैं अपने प्रॉब्लम्स को ईजीली। ऐसे लोग जो डील नहीं कर पाते अपने प्रॉब्लम्स को, या उनके अंदर उनकी जो इन्वायरमेंट जिसमें वो रह रहे हैं उसमें स्ट्रेसेस मौजूद हैं, तो ये चीज़ जो है ये फिर मेंटल डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट करती है। नेक्स्ट सब ब्रांच इसकी जो है स्पेशलाइजेशन की ब्रांच वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो होती है वो इसमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो रिसर्च कर रहे होते हैं मोस्टली बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर, जैसे इंसानों के अंदर लर्निंग का प्रोसेस कैसे होता है, मेमोरी कैसे जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है, कॉग्निशंस कैसे होती हैं, परसेप्शन, मोटिवेशन, लैंग्वेज वगैरह, इन सारे एरियाज़ के हवाले से डिटेल जो स्टडी है, रिसर्च वर्क जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंडर जो है वो कंडक्ट किया जाता है।
आगे है फोरेंसिक साइकोलॉजी। जो फोरेंसिक होती है ये बेसिकली लॉज के साथ डील करती है कि लॉज के प्रिंसिपल्स इंसानों के सोसाइटी में रहने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ लॉज फॉलो करने होते हैं, अबाइड करने होते हैं उन्होंने ह्यूमन बींग्स ने। तो वो किस किस्म के लॉज होने चाहिए, जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं, सोसाइटी में रहने के और कई तरह के रूल्स होते हैं जिनको आपने पाबंदी जिनकी करनी है। और अगर पाबंदी नहीं कर रहे, तोड़ रहे हैं उन लॉज को, जैसे चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, जला रहे हैं किसी की जायदाद को, किसी को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारा फोरेंसिक के अंदर ही आता है कि क्या फैक्टर है जिससे इंसान इतना एग्रेसिव हो रहा था और मुजरमाना किस्म के रवैये जो है वो अपनाता है। तो ये डिटेल्स फाइंड आउट करते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी वाले। नेक्स्ट है हेल्थ साइकोलॉजी। जो हेल्थ साइकोलॉजी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ पर जोर देते हैं कि कैसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से हम एक अच्छी सेहत जो है उसको गेन कर सकते हैं, बेटर हेल्थ हो मेंटली भी और फिज़िकली भी। ऐसे क्या वेज हो सकते हैं जिसके थ्रू हम जो है वो डिस्टर्बेंसेस जो है उसको उनको प्रिवेंट कर सकें और प्रॉपर तरीके से जो हेल्दी वे ऑफ लाइफ है उसको प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी। ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी के अंदर मशीन्स का रोल भी आ जाता है कि ह्यूमन बींग्स ने मशीन्स को ऑपरेट कैसे करना है या उनको ऑपरेट करते हुए उनकी एबिलिटीज़ या स्किल्स कैसे काम आती हैं। जैसे जहाज़ चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, गाड़ी चलाना है, ठीक है, और भी बहुत सारी मशीन्स को ऑपरेट करने में एबिलिटीज़ जो मशीन के साथ इंटरेक्ट करते हुए ह्यूमन बींग्स की एबिलिटीज़ आती हैं वो ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो होती है उसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं वर्कर्स या जो बॉसेस, तो उस हवाले से जो है वो ये पूरी ब्रांच है। इनकी डिटेल भी आगे जाके हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की। इसके अंदर जो वर्कर्स होते हैं अगर इन्वायरमेंट में वो सेट नहीं होते या उनको प्रॉपर जगह पर प्लेस नहीं किया जाता, उनकी अपॉइंटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होती, या जहाँ जिस काम पे उनको लगाया जाता है उसके लिए उनका मेंटल लेवल या आईक्यू लेवल लो होता है, तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन चली जाती है और इंडस्ट्रीज़ जो है वो तालाबंदी की तरफ जाती हैं, बंद हो जाती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। और जो वर्कर सेटिस्फाई होते हैं अपने काम से वो अच्छी आउटपुट देते हैं और जो सेटिस्फाई नहीं होते वो अच्छी आउटपुट नहीं देते। तो ये सारी जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर ये सारे फैक्टर्स पढ़े जाते हैं कि बॉस और वर्कर का रिलेशनशिप क्या है, फैक्ट्री के अंदर आउटपुट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है न्यूरो साइकोलॉजी। न्यूरॉन का जहाँ लफ्ज़ आता है वो ब्रेन की बात होती है। तो ब्रेन का जो रिलेशनशिप है वो ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, और अगर उसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो नॉर्मली बिहेव ना करें, एबनॉर्मल बिहेव करें, तो एबनॉर्मल ट्रिगरिंग जो न्यूरॉन्स की है वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को हमारे बिहेवियर के अंदर जन्म देती है। तो ये न्यूरो साइकोलॉजी जो बेसिकली ब्रेन के फंक्शन या टास्क के साथ रिलेट कर रही होती है कि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनका वर्क कैसे है और वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी इसमें स्कूल साइड पर जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी डेवलपमेंट के हवाले से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सेटिंग्स उनको स्कूल इन्वायरमेंट में प्रोवाइड की जाती हैं, जो उनका ब्रेक टाइम्स होते हैं, जो उनके पीरियड का टाइम ड्यूरेशन होता है, जो उनका पेपर लेने का पैटर्न होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। पेरेंट टीचर रिलेशनशिप जो है उसको हाईलाइट किया जाता है इसमें। और बच्चों के प्रॉब्लम्स जो जेन्युइन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं प्रॉपर, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ में विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाते रहते हैं, काउंसलिंग फ्राहम करते हैं स्टूडेंट्स को, उनके प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उनको रिजॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। इस तरह कहीं पर अगर कोई बच्चा घर में डिस्टर्ब है तो उसके पेरेंट्स को बुलवा कर उसकी पूरी जो केस हिस्ट्री है वो ली जाती है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी जैसे नाम से ज़ाहिर है कि हमारी सोसाइटी के हवाले से है, इंटरेक्शंस हैं इंडिविजुअल्स की, पर्सनस की, कि आपस में जो हैं वो कैसे पर्सनस इंटरेक्ट करते हैं और आपस में एक दूसरे के एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, उनके अंदर ओपिनियंस कैसे बनती हैं और प्रेजुडिस क्या होती है, और इस तरह की सारी जो सोशल इश्यूज़ हैं उस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है उसके अंदर क्या होता है कि उसमें गेम्स के हवाले से स्टडी की जाती है कि गेम्स के रूल्स क्या हैं, एक्सरसाइज के क्या इम्पैक्ट हैं बॉडी के ऊपर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्पेशली 2 एरियाज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वो ये कहते हैं कि किस तरह एथलीट्स जो हैं वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। एथलेटिक स्किल्स जो होती हैं वो मेंटल एबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करती हैं। ये तो मेजर सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हो गए, उसके अलावा कुछ और भी हैं लेकिन उनको करने की डिटेल में हमें ज़रूरत नहीं है। बस ये मेन जो है वो कौन सी साइकोलॉजी किस एरिया को डील करती है यही तफसील आपने इसमें बस करनी है। ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बच्चियों को शेयर कर देती हूँ। ये वाली वीडियो पर आप अच्छी तरह सारे बच्चे जो एडिड नहीं हैं वो भी इस ग्रुप में ऐड हो जाएं, जिन्होंने लेफ़्ट कर दिया था ग्रुप को दोबारा ज्वाइन करें वो बच्चे,
और इस वीडियो को गौर से देखें, और अगर कोई चीज़ क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है या कोई नई चीज़ पता चल रही तो व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं।